जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसमें कंपोनेंट्स का सेपरेशन हम दो फेजेस का यूज़ करके कर सकते हैं, दैट इज़ द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। इसी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की एक टाइप है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम शॉर्ट में टीएलसी के नाम से जानते हैं। टीएलसी बहुत ही सिंपलेस्ट, फास्टेस्ट, ईजीएस्ट एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है क्रोमेटोग्राफी का, जिसमें हम बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टू टेस्ट द प्यूरिटी ऑफ कंपाउंड्स। टीएलसी एक फॉर्म का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है जिसमें मोबाइल फेज हम लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज हम सॉलिड यूज करते हैं। If we want to define TLC, then TLC can be defined as a method of separation or identification of mixtures of components into individual components by using finely divided adsorbent, वो solid या liquid कोई सा भी हो सकता है, that is spread over a glass plate and a liquid mobile phase। प्रिंसिपल की बात करें तो एडजॉर्प्शन और पार्टीशन और बोथ ही टेक्निक्स को हम सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एडजॉर्बेंट, दैट इज़ द स्टेशनरी फेज, इट्स ट्रीटमेंट एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। जो मिक्सचर हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं उनके कंपोनेंट्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं और ये कंपोनेंट्स स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ अलग अलग तरह की एफिनिटी शो करते हैं। इसी के बेसिस पर सेपरेशन होता है। जिन कंपोनेंट्स की एफिनिटी स्टेशनरी फेज से ज़्यादा होती है वो स्टेशनरी फेज पर ही एड्जॉर्ब हो जाते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं, और जिनकी एफिनिटी मोबाइल फेज से ज़्यादा होती है वो मोबाइल फेज के साथ फ्लो करके सेपरेट हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि टीएलसी में हम किस तरह के स्टेशनरी फेज़ या मोबाइल फेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेशनरी फेज़ बनी होती है हमारी थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट की, जो यूजुअली सिलिका जेल और एल्यूमिना होता है, जिसे हम एक ग्लास प्लेट पर कोट करके यूज़ करते हैं। मोबाइल फेज़ बनी होती है लिक्विड सॉल्वेंट्स की, जो स्टेशनरी फेज पर फ्लो करके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, जिन कंपोनेंट्स की एफिनिटी स्टेशनरी फेज से ज़्यादा होती है वो इस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और जिनकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज से कम होती है वो मोबाइल फेज के साथ फ्लो करके सेपरेट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस, द इक्विपमेंट यूज्ड इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी are very simple. The development time is also short, hardly 1 hour का टाइम लगता है डेवलपमेंट के लिए। There are wide choices of the stationary phase, और stationary phase में बहुत सारी टाइप्स की मैकेनिज्म को यूज़ करके, दैट इज़ एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, हम सेपरेशन कर सकते हैं। There is early recovery of separated components. रिकवरी बहुत ही ईजी होती है, हम सिर्फ प्लेट पर लगी हुई सिलिका को स्क्रैच करके उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन बहुत ही इजी होती है, जो भी अनकलर्ड कंपोनेंट्स हैं उनको हम आयोडीन चैम्बर, यूवी कैबिनेट या फिर किसी कलर्ड रिएजेंट लाइक निनहाइड्रिन का यूज़ करके इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। इस टेक्निक की सेंसिटिविटी बहुत ही हाई होती है, बहुत ही लेस अमाउंट का सैंपल रिक्वायर्ड होता है सेपरेशन के लिए। कमिंग टू द मेथड ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सबसे पहले बात करेंगे एड्जॉर्बेंट्स यूज एज स्टेशनरी फेज। तो दोनों ही तरह के एड्जॉर्बेंट्स यूज हो सकते हैं, दे कैन बी इनऑर्गेनिक और दे मे बी ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे पास ऑप्शंस हैं सिलिका जेल, केसेलगुर, एल्युमिनियम सिलिकेट एंड बेंटोनाइट। ऑर्गेनिक एड्जॉर्बेंट्स में हमारे पास ऑप्शन है सेलुलोज एंड इट्स एसिटाइलेट्स, चारकोल एंड एक्टिवेटेड चारकोल, डेक्स्ट्रान जेल एंड द पॉलीएमाइड्स। सिलिका जेल का नेचर एसिडिक होता है, इसका सेपरेटिंग मैकेनिज्म
एडजॉर्प्शन या पार्टीशन कोई भी हो सकता है, एंड इट इज़ यूज टू सेपरेट एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इसी सिमिलर तरीके से एल्यूमिना का नेचर बेसिक होता है और ये भी एडजॉर्प्शन या पार्टीशन कोई भी सेपरेटिंग मैकेनिज्म यूज़ कर सकता है, एंड दे आर यूज टू सेपरेट द बेसिक और द न्यूट्रल सब्सटेंसेस। केसलगर न्यूट्रल नेचर का होता है, इसकी सेपरेटिंग मैकेनिज्म पार्टीशन होती है, एंड इट इज़ यूज टू सेपरेट द स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। सेलुलोज पाउडर भी न्यूट्रल नेचर का होता है और ये इसकी सेपरेटिंग मैकेनिज्म भी पार्टीशन होती है, एंड इट इज़ यूज टू सेपरेट वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। सो दीज आर द वेरियस एडजॉर्बेंट्स used. There are different solvents which can be used as mobile phase like petroleum ether, benzene, carbon tetrachloride. Now coming to the selection of adsorbents and the solvents. जो भी एड्जॉर्बेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो ग्लास प्लेट से एडहेयर नहीं होना चाहिए, मतलब ग्लास प्लेट से चिपकनी नहीं चाहिए। जो भी सॉल्वेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्योरिटी बहुत ही हाई होनी चाहिए, एंड दोनों को सेलेक्ट करने के लिए हमें बहुत ही अच्छे से स्टडी करना होता है द नेचर ऑफ द कंपाउंड्स टू बी सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी नॉर्मल फेज एंड द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की। टीएलसी में हम जनरली सिलिका जेल को एज अ एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं जो पोलर नेचर का होता है, एंड द मोबाइल फेज इज नॉन पोलर यूज़ करते हैं, जिसे हम नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल मिक्सचर में जो ज़्यादा पोलर कंपोनेंट्स होगा वो स्टेशनरी फेज दैट इज सिलिका जेल से ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेगा, या कह सकते हैं कि ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा, इसलिए उसकी आरएफ वैल्यू कम आएगी क्योंकि वो प्लेट पर कम मूव कर पाएगा। बट क्योंकि मिक्सचर में जो लेस पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो ज़्यादा आरएफ वैल्यू शो करेंगे क्योंकि वो प्लेट पर ज़्यादा मूव करेंगे ड्यू टू द लेस एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम स्टेशनरी फेज को नॉन पोलर लें, एग्जाम्पल C18 फंक्शनलाइज सिलिका प्लेट्स, एंड मोबाइल फेज को पोलर या फिर पोलैरिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर लें, तो इस क्रोमेटोग्राफी को हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। और इस केस में नॉन पोलर कंपोनेंट्स की आरएफ वैल्यू कम आएगी बिकॉज ऑफ मोर एफिनिटी, एंड पोलर कंपोनेंट्स की आरएफ वैल्यू ज़्यादा आएगी ड्यू टू द लेस एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। सॉल्वेंट्स को हम इल्यूट्रॉपिक सीरीज से भी चूज़ कर सकते हैं। इल्यूट्रॉपिक सीरीज में सॉल्वेंट्स उसी ऑर्डर में प्लेस होते हैं जिस ऑर्डर से वो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं या टीएलसी प्लेट पर मूव करते हैं, और ये हेल्प कर सकता है इन द सिलेक्शन ऑफ द मोबाइल फेज। इन नॉर्मल फेज टीएलसी जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज होता है वो है इथाइल एसीटेट एंड हेक्सेन इन डिफरेंट रेशियोज फॉर लेस पोलर कंपाउंड्स, एंड मीथेनॉल एंड डाइक्लोरोमीथेन इन डिफरेंट रेशियोज फॉर मोर पोलर कंपाउंड्स। इसके अलावा और भी डिफरेंट सॉल्वेंट मिक्सचर्स एंड सॉल्वेंट रेशियोज को हम बेटर सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स फेज टीएलसी में सॉल्वेंट मिक्सचर में जो ज़्यादातर यूज़ होता है उसे हम वाटर कहते हैं, और वाटर के साथ अदर लेस पोलर सॉल्वेंट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। द टिपिकल चॉइसेस आर वाटर विथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, एसिटोनाइट्राइल और मीथेनॉल। आरएफ वैल्यू को हम रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं, और ये वैल्यू ही इंडिकेट करती है माइग्रेटेड स्पॉट्स की पोजीशंस को ऑन द क्रोमेटोग्राम। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट।
तो आइए समझते हैं कि TLC टेक्निक को कैसे परफॉर्म किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द स्लरी एंड द प्लेट। इसमें हम सिलिका जेल जो हमारा एड्सॉर्बेंट है उसको वाटर के साथ एक थिक स्लरी बनाते हैं, जिसमें हम कैल्शियम सल्फेट एज अ बाइंडर यूज़ कर सकते हैं। दिस बाइंडर इज़ used for increase in the adhesion of the layer to the glass plate, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं। और ये थिक स्लरी ही हम किसी भी प्लास्टिक, ग्लास या एल्यूमिनियम की शीट पर अप्लाई करते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि सिलिका जेल की जो लेयर है उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए। We can use different methods like pouring, dipping, spraying and spreading for the preparation of the plate. But spreading is the method which is most important nowadays to obtain thin and uniform layers. Spreading के लिए कुछ इस तरीके का TLC स्प्रेडर यूज़ होता है। स्प्रेडिंग के लिए हम स्लरी को एप्लीकेटर पर लोड करते हैं और फिर इसे अलाइनिंग ट्रे की हेल्प से ग्लास स्लाइड पर कोट करते हैं। TLC स्प्रेडर को डेवलप किया गया है बाय डिसागा विच इज़ प्रेजेंट इन द वेस्ट जर्मनी, एंड बाय दिस न्यू TLC स्प्रेडर द लेयर थिकनेस कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम 0 to 2 millimeter. This is the direction of the application. This is the tray for holding the plate. This is the part of the coated plate and this is the part of the uncoated plate. प्लेट को प्रिपेयर करने के बाद एयर ड्राई के लिए रख दिया जाता है। एयर ड्राई होने के बाद इसे एक्टिवेट कराया जाता है। फॉर एक्टिवेशन इसे हम 30 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में रखते हैं। Activation is done to remove as completely as possible the liquid associated with the thin layer. अब जो हमारी एक्टिवेटेड प्लेट है जिसमें एड्सॉर्बेंट लेयर एक्टिवेट हो चुकी है उसे हम स्पॉटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। Now the next step is the preparation of the tank. डेवलपमेंट टैंक को प्रिपेयर करने के लिए सॉल्वेंट मिक्सचर्स को हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं एंड टैंक के साइड से 1.5 सेंटीमीटर डेप्थ से टैंक में हम सॉल्वेंट मिक्सचर को पोर करते हैं। फिर टैंक को कवर कर देते हैं ग्लास लीड से। टैंक के 3 साइड्स को हम सॉल्वेंट इम्प्रिग्नेटेड पेपर से कवर कर देते हैं एंड देन टैंक को सैचुरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। It is important in TLC that the development chamber is perfectly saturated with the solvent vapors. This is essential so as to avoid the unequal solvent evaporation losses from the developing plate जो finally हमारे RF value को affect कर सकता है। Now in step number 3 we go for the application of sample जिसे spotting भी कहते हैं। इस स्टेप में हम सैंपल को सॉल्यूशन के फॉर्म में चेंज करते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि सॉल्वेंट वॉलेटाइल होना चाहिए एंड नॉन पोलर होना चाहिए एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज अप्लाइड ओवर एक्टिवेटेड प्लेट यूजिंग अ कैपिलरी ट्यूब generally 1 centimeter from the bottom of the plate, that is from the bottom of the thin layer chromatographic plate. इसके बाद हम स्पॉटेड प्लेट को टैंक में 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस करते हैं और लिड से कवर कर देते हैं। जब टैंक का मोबाइल फेस प्लेट पर कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज होता है, प्लेट पर कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज होता है,
तो मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट्स डिसॉल्व होते हैं मोबाइल फेज में और प्लेट पर मूव करते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं सभी डिफरेंट रेट से प्लेट पर मूव करते हैं। जैसा कि अभी डिस्कस किया, द मोर polar analytes interact more strongly with the stationary phase, move very slowly up. The more non-polar analytes interact less strongly with the polar silica gel and more strongly with the less polar mobile phase, move higher up. जब हमारी प्लेट 1/3 रन कर जाती है तो प्लेट को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द डेवलपिंग चैम्बर or tank and the position of the solvent front is marked. This is the position of the solvent front which is marked. फिर सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हैं या फिर प्लेट को एयर ड्राई करते हैं और उसके बाद कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। So the fourth and important step is the detection of the components. अगर कंपोनेंट्स कलरलेस हैं तो हम आयोडीन वेपर्स का यूज़ कर सकते हैं, या एमिनो एसिड सैंपल्स हैं तो निनहाइड्रिन रिएजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिटेक्शन के लिए हम यूवी लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं वाई यूजिंग द यूवी कैबिनेट। जब स्पॉट्स विजिबल हो जाएं तो हम आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस डेवलप्ड प्लेट को समझें तो हमारे पास 6 कंपोनेंट्स का सेपरेशन हुआ है, A, B, C, D, UN and U2. Solvent front is 5 सेंटीमीटर और इसी तरह से हमारे पास सारे स्पॉट्स जो रन हुए हैं उनको हमने मेज़र करके यहाँ पर लिखा है और सभी को सॉल्वेंट फ्रंट की वैल्यू से डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कंपोनेंट ए की आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कंपोनेंट ए ट्रेवल हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर विच इज़ डिवाइडेड बाय द 5 सेंटीमीटर दैट इज़ द सॉल्वेंट फ्रंट और हमें आरएफ वैल्यू 0.4 मिल गई है। इसी सेम तरीके से हम सभी कंपोनेंट्स की डिस्टेंस जो उन्होंने रन की है टीएलसी पर मेज़र करेंगे और सभी को सॉल्वेंट फ्रंट की वैल्यू से डिवाइड करके आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आइए आरएफ वैल्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। आरएफ वैल्यू आर ऑलवेज लेस देन 1। अगर आरएफ वैल्यू 1 या 1 के बहुत क्लोज मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट्स के स्पॉट और सॉल्वेंट फ्रंट की वैल्यू बहुत ही क्लोज है जो रिलायबल नहीं होती है। हम आरएफ वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही कैलकुलेट करते हैं। आरएफ वैल्यू को हम किसी भी सब्सटेंस के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द आरएफ वैल्यू टू स्टैंडर्ड्स, बट कंपैरिजन शुड बी made only between the spots on the same TLC plate run at the same time. Now coming to the applications of thin layer chromatography. TLC is used in qualitative and quantitative analysis to separate organic compounds and to test the purity of compounds. But important ये है कि जो भी मिक्सचर है वो सेपरेबल होना चाहिए एंड नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए जिससे वो प्लेट पर रिमेन रहे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। टीएलसी हेल्प कर सकती है केमिस्ट को टू चेक द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ये भी इंफॉर्मेशन हमें टीएलसी से मिल सकती है कि किस तरह के बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या नहीं हो पा रही है। फिर किस तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको भी हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन के लिए हम स्मॉल अमाउंट के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को
TLC के लिए यूज़ कर सकते हैं और इन्हें फ्लोरोसिन का यूज़ करके UV लाइट से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम इम्प्यूरिटीज़ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड। बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। The main limitation of the TLC is that it is used only at a small scale preparative work. It is not automatic and may has low resolution as compared to the other methods, and it has a limited reproducibility.